वैसे तो इतिहास में आज तक घटी कई मिस्टीरियस वारदातें ऐसी भी हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। तो ऐसी ही एक गुत्थी डीबी कूपर नाम के शख्स की भी होती है। वह एक ऐसा रहस्यमयी इंसान था जिसके बारे में 52 साल बाद भी कई तरह के दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि वह टाइम मशीन से आया था, तो कोई उसे एलियन कहता है। आज से 53 साल पहले उसने एक प्लेन हाईजैक किया और करोड़ों की फिरौती लेकर हवा में ऐसे गायब हुआ कि आज तक न ही उसकी लाश मिली और न ही कोई सुराग। यहां तक कि उसका कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं मिल पाया। जी हां, तो ये घटना दिनांक 24 नवंबर सन 1971 की है। Hijacker D.B. Cooper, the first break in the only unsolved airplane hijacking in United States history, came on a Columbia River beach. Hijacker, calling himself D.B. Cooper, jumped from an airliner in flight and demanded a $200,000 ransom and a parachute. 305, we have a hijack in progress. He said to me, all I have to do is attach this wire to this gadget here, and we all be dead. What really happened to D.B. Cooper? You believe that your uncle was D.B. Cooper. But there has never been a trace of Cooper or his true identity. It doesn't feel good to acknowledge that this is the only unsolved skyjacking in American. जब डैन कूपर नाम का एक आदमी काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक बिजनेसमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से फ्लाइट 305 की बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सियाटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। और जिस समय की ये बात है, उस समय अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के अधिक इंतजाम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित नहीं हुआ करती थी। इन्हीं सब वजहों से डैन कूपर अपने बैग को बड़ी ही आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल होकर एक आम मुसाफिर की तरह ही अपनी सीट 18E के लास्ट रो पर बैठ जाता है। समय दोपहर के 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से अपनी तय समय पर उड़ान भरती है और उड़ने के कुछ ही देर के बाद डैन कूपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। वैसे तो उनके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे अपने प्लान में लग जाते हैं। तभी डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी एक 23 वर्षीय फ्लोरेंस शाफनर नाम की एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर उसे एक चिट्ठी देते हैं। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि डैन कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो मुस्कुराकर उसे अपने जेब में डाल लेती है। लेकिन फिर डैन कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वह चिट्ठी पढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही वो फीमेल एयर होस्टेस उस चिट्ठी को अपने जेब से निकालकर पढ़ती है, वैसे ही उसके चेहरे का हाव भाव अचानक से बदल जाता है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड वॉन्ट यू टू सिट बाई मी। मतलब मेरे बैग में बम है और एयर होस्टेस को अपने पास चुपचाप बैठने को कहा गया था। इसके बाद वो एयर होस्टेस घबराकर उसके पास बैठ जाती है और डैन कूपर को बम दिखाने को कहती है। तभी कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग को उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट, 2 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए आज शाम 5 बजे तक चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा। लेकिन अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। तभी एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर अपनी सीट पर से उठकर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सियाटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड नायरॉप तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद यह खबर प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉप के जरिए FBI और पुलिस तक पहुंचाई जाती है और तब तक तो उन सभी को पता लग ही चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। पायलट को यह सूचना देने के बाद एयर होस्टेस जब दोबारा प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बड़े ही आराम से अपनी सीट पर बैठा हुआ है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को उस बात की बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी कि जिस प्लेन में वो सफर कर रहे हैं
वो प्लेन तो हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान और अपने एयरलाइंस की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए डोनाल्ड नायरॉब द्वारा डैन कूपर की सभी डिमांड को मान लिया जाता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या पैसे इकट्ठे करने की थी और समय भी आधे घंटे का ही था। इसलिए पायलट को ऐसा कहा गया कि प्लेन में माइनर सी प्रॉब्लम का बहाना बनाकर अगली सूचना मिलने तक प्लेन को आसमान में ही उड़ाते रहो। ऐसा करने से आधे घंटे का सफर 3 घंटे का हो जाता है और वे सभी बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए बैंक से पैसों का इंतजाम करके पूरे $2 लाख को $20 की नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। समय शाम के 5:39 पर प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर सही सलामत लैंड करता है और कूपर की मांग के मुताबिक उसे पैसे और पैराशूट मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी के सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। उन सभी को प्लेन से उतारने के बाद 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक एयर होस्टेस टीना मकलो को प्लेन में ही रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। और इधर FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उन्हें प्लेन को रीनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। उसके बाद डैन कूपर हवाई सीढ़ी यानी एयर स्टेयर कैसे खुलता है, इसके बारे में एयर होस्टेस टीना मकलो से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट के अंदर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। और तकरीबन रात 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलती है, जिसके कारण कॉकपिट में लगा वार्निंग अलार्म जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट को लेकर जहाज से कूदकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। डैन कूपर के प्लेन से कूद जाने के 2.25 घंटे बाद 10:15 पर खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI के एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर तो भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से डैन कूपर की टाई और टाई का क्लिप और उसके द्वारा मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को भी अपने साथ ले गया होता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दी गई चिट्ठी भी शामिल थी। इधर कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉरजैक नाम से एक टीम तैयार करके उसकी खोज शुरू की जाती है। अब समस्या ये थी कि आखिरकार डैन कूपर दिखता कैसा था, क्योंकि किसी के पास उसकी कोई तस्वीर तो थी नहीं। इसलिए उसे देखे गए फ्लाइट के पैसेंजर, आई विटनेस और कैबिन क्रू मेंबर से जानकारी लेकर स्केच तैयार करने वाले एक्सपर्ट को बुलाकर स्केच बनवाया जाता है और दिनांक 28 नवंबर 1971 को उसका पहला स्केच तैयार किया गया। लेकिन सभी आई विटनेस ने कहा कि ये वैसा नहीं दिखता था। फिर दूसरा स्केच बनाया गया, लेकिन उसे भी फेल कर दिया गया और तीसरा स्केच बनाने में तकरीबन 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता है और दिनांक 2 जनवरी 1973 में जाकर यह स्केच बनकर तैयार हो जाता है, जो बिल्कुल डैन कूपर जैसा ही दिखता था। इसलिए उसी स्केच की हेल्प से डैन कूपर जहां पर कूदा था, उस इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक उसकी खोज चलती रही और बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई अता पता नहीं चलता। और कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है। लेकिन यहां पर आप सोच रहे होंगे कि उसका नाम तो डैन कूपर था, तो फिर उसका नाम DB कूपर कैसे पड़ा? जब ये घटना हुई तो उसका नाम पूरी मीडिया में छा गया था। तभी एक न्यूज रिपोर्टर जेम्स लॉन्ग ने जल्दी में नाम को गलत सुनकर उसने डैन कूपर की जगह उसका नाम DB कूपर लिखकर छाप दिया और लोगों को भी ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा।
इस तरह से एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर पड़ गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर द बुलशिट एसिमेट्री नामक थ्योरी के अनुसार कोई भी इंसान जो सबसे पहले सुनता और देखता है वो उसे ही सच मान लिया करता है, फिर चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिफ्यूट बुलशिट इज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बिगर देन टू प्रोड्यूस इट। इसके बाद कूपर जिस तरीके से प्लेन से कूदा था उससे तो FBI को यही लगता था कि कूपर ने जरूर किसी न किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए वहां के सभी ट्रेनिंग स्कूलों में भी पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड भी चेक किए जाते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिलती। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग और FBI ये मानने लगे कि शायद लैंडिंग के दौरान प्लेन से कूदने पर वो पानी में गिरा होगा और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई होगी, क्योंकि उसके कंधों पर लदा पैसों से भरा बैग काफी वजन था और जब ये हुआ तो उस समय ठंड का महीना था, लेकिन सर्च कर रही टीम को उसकी मौत का कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश कभी मिली, ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। और समय के साथ कूपर का मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन उस घटना के 8 साल बाद यानी 10 फरवरी सन 1980 को 8 साल के ब्रायन इंग्रम नाम के एक बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी जमा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं, लेकिन बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण वो नोट खराब हो गए थे। पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित बचे थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो वही नोट है जो उस रात कूपर को फिरौती के तौर पर दिए गए थे। जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाकर और भी नोटों को खोजा गया, लेकिन अफसोस $5,800 से ज्यादा कुछ भी नहीं मिला। कोलंबिया में घटी इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ ली। अब सवाल ये था कि आखिर ये नोट यहां तक कैसे पहुंचे, तो इस पर काफी विवाद भी हुआ। इस बात पर सबकी अपनी अलग अलग राय थी। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे गए नोटों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होगा और उन्हें यहां रेत के नीचे छुपाकर रख दिया होगा, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहां आ गए होंगे। उस समय ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर की प्लेन हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में कई वर्षों तक बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन किसी को कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया। इसी वजह से प्लेन हाईजैकिंग के 45 सालों बाद यानी सन 2016 में इस केस को FBI द्वारा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो आखिर डैन कूपर उर्फ डीबी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हो गया, इस बारे में तो कभी भी किसी को कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया, और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक फेमस नाम बन गया था जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। तो ये थी प्लेन हाईजैकर डैन कूपर उर्फ डीबी कूपर के शुरू से लेकर प्लेन से कूदने तक का सफर। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।